हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। चलिए, हमारे चैनल कुमार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, कैसे हैं? तो प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताइए आप कैसे हैं, ठीक है। क्योंकि आज बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वीडियो में हम कराने वाले हैं जीव विज्ञान। जो फर्स्ट टॉपिक है, क्या है फर्स्ट टॉपिक? जैव प्रकर्मण। इसके पहले वाले वीडियो इसका जैव प्रकर्मण का मैंने वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा चुका हूँ, ठीक है। और इस वीडियो में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके पास आ गया कि उत्सर्जन क्या है। उत्सर्जन में भाग लेने वाले वीर तक संबंधित रचनाओं को सुविचित करना है, ठीक है। क्या करना है, चलिए आगे हम आपको बताते हैं। तो इसको उत्सर्जित करने के क्या क्या मेन इसका भाग होता है। तो शरीर में विशिष्ट पदार्थ बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। अब देखिए, विशिष्ट पदार्थ की अगर बात करें, जो हम लोग खाना खाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, बाहर निकलता है, वही हमारा क्या कहलाता है, उत्सर्जन। मनुष्य में उत्सर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण रचनाएं निम्नलिखित, जैसे पहला होता है विरकक होता है, मूत्रवाहिनी होता है, मूत्राशय होता है और मूत्रमार्ग होता है। इस सभी चीज़ से होकर ही क्या करता है, ये गंदगी को बाहर निकालता है, वही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कर रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है कि पर पोषण किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं। संश्लेषण यानी कि अपना भोजन ग्रहण नहीं करते, अपितु किसी न किसी रूप में अन्य स्रोत से प्राप्त करते हैं, परपोषी कहलाते हैं। अब देखिए, ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद नहीं बना पाता है, वह दूसरे पर निर्भर रहता है, वो क्या कहलाता है, परजीवी कहलाता है। और परजीवी कितने प्रकार के होते हैं, 4। प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी और परासनी, ये भी सभी 4 प्रकार के होते हैं। इसको इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है तीसरा। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पोषण क्या है और इसमें विभिन्न चरण कौन से हैं। पोषण क्या होता है, इसमें कौन कौन से चरण पाए जाते हैं। तो पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी भोजन ग्रहण करता है, जिसके द्वारा शरीर रचना फूट टूट कर मरम्मत एवं अन्य जीव प्रक्रिया में संचालन नियमन होता है। मुख्य आहार, नल नली, आमाशय तथा विभिन्न बिना पचा भोजन वृद्धि में भेज दिया जाता है। जैसे कि अगर पोषण की बात करें तो जब हम खाना पीना जो खाते हैं, जो भी खाना पीना खाते हैं, जितना चबा कर हम खाना खाते हैं ना, हमारा खाना उतना ही जल्दी पचता है। अगर हम खाना को चबा कर नहीं खाएंगे ना, अगर ऐसे ही निकल जाएंगे तो वो खाना जल्दी पचता नहीं है। तो वही क्या करा कि जो अच्छे खाना होते हैं वो पच कर मुख, आहार नली, अमावस्या थोड़ा अंत क्रिया में भेज देते हैं, और बिना पचे हुए भोजन हुआ वृद्ध दांत में भेज दिया जाता है, यानी कि छोटी आंत से होते हुए बड़ी आंत में भेज दिया जाता है और मल मूत्र के बाहर माध्यम से बाहर निकल जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या करा है कि स्वपोषी के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी है और उसके उपोदात क्या है। स्वपोषी पोषण हरे पौधे में पाया जाता है। अब एक चीज़ याद रखना है, पूछा जाएगा स्वपोषी पोषण कहाँ पाया जाता है। तो स्वपोषी पोषण जो होता है हरे पौधे में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, हरे पौधे में पाया जाता है, जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। स्वपोषी भोजन के लिए प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है। हरे पौधे सूर्य का प्रकाश को प्रति क्लोरोफिल नामक वर्णक C2 और जल द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। यह ऑक्सीकरण गैस बाहर निकालती है। देखिए, स्वपोषी जो पोषण, अगर इसको सीधा बात में बोले तो ये क्या होता है कि इसमें हरे पौधे में पाया जाता है। स्वपोषी पूछा है क्वेश्चन कि कहाँ से पाया जाता है, तो हरे पौधे में पाया जाता है। ये भोजन जो होता है अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, ठीक है। और इसको अगर फॉर्मूला का देखा जाए तो C2 प्लस 12H2O सूर्य का प्रकाश और बटा क्लोरोफिल बराबर होता है C6। ये फॉर्मूला है, आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां हैं। इसके उत्पादक प्राणी ऑक्सीजन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, श्वसन के लिए ऑक्सीकरण प्राप्त करने की दिशा में एक जल जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। करा है कि श्वसन यानी कि जो सांस लेता है, श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने के दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस तरह, मतलब जल
जलीय जीव जो होता है सांस लेता है, कलखरों से लेता है, लेकिन स्थलीय जीव कैसे लेता है? तो जलीय जीव जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करता है। विलय यानी कि जो घुलनशील पदार्थ होता है उसका उपयोग करता है, क्योंकि जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है। इसलिए जलीय जीव के श्वास दर स्थलीय जीव की अपेक्षा दृढ़ होती है। स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने के दिशा में एक जलीय जीव का अपेक्षा स्थलीय जीव लापड़ा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आपसे पूछा कि श्वसन क्या है। श्वसन क्या है? शरीर के बाहर ऑक्सीजन की गहन करना और कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन, उनके उपभोग श्वसन कहलाता है। इनके नियमीकरण द्वारा समझा जा सकता है। जैसे कि नीचे में एग्जाम्पल दे दिया है, इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा कि स्वपोषी की आवश्यक शर्त क्या है, इसके उत्पादन क्या है। स्वपोषी जो होते हैं उसके क्या शर्तें हैं, क्या शर्तें की आवश्यकता पड़ती है और इसे उत्पादन क्या है। तो स्वपोषी के लिए निम्न शर्त को पूरा करना पड़ता है। क्या क्या है? पर्ण हरित एवं क्लोरोफिल का उपस्थिति होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट CO2 की उपस्थिति होना चाहिए, जल H2O यानी कि जल की उपस्थिति होना चाहिए। ठीक है, पर्ण हरित के क्लोरोफिल सूर्य के विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करता है और जिसके द्वारा CO2 एवं H2O का स्थिरीकरण अपने भोजन के कार्बोहाइड्रेट निर्माण करते हैं। उत्पादन के समय ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्राप्त होता है, जिससे ग्लूकोज अंतः स्टार्च में बदल जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है उसको ध्यान देते हैं। कह रहा है कि परिसंरचना तंत्र से आप क्या समझते हैं। परिसंरचना तंत्र से आप क्या समझते हैं? उच्च श्रेणी जंतुओं में एक विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है? परिवहन तंत्र होता है। क्या होता है? परिवहन तंत्र होता है, जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषण तत्व, हार्मोन उत्सर्जित पदार्थ को औपचारिक क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्न पदार्थ में कोशिका को एक भाग से दूसरे भाग तक क्या करती है? ले जाती है, जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, हृदय की बात करते हैं, खून की बात करते हैं, तो ये क्या करता है? एक स्थान से दूसरे तक ले जाता है। अगर बात करें तो इस तंत्र के जो है ना 3 प्रमुख अवयव होते हैं। पहला है रक्त का रुधिर, हृदय यानी कि दिल, और रक्त वाहिनी यानी खून का जो आदान प्रदान संचार होता है वो होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा कि उत्सर्जन क्या है। मानव में इसके 2 मुख्य अंगों के नाम लिखे। तो जीवों के शरीर में उपचारिक प्रक्रिया फलस्वरूप उत्पन्न विशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकासित करती है, क्रियाओं को उत्सर्जन कहते हैं। मानव में इसके 2 प्रकार के अंग पाए जाते हैं, वो होता है किडनी और एक होता है फेफड़ा। क्या होता है? किडनी, किडनी को इंग्लिश में कहते हैं विक यानी कि गुद्दा, लंग यानी कि फेफड़ा होता है, जो रक्त के रूप में अपविष्ट पदार्थ यानी कि लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट को मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालता है। क्या करता है? किडनी का काम क्या होता है कि जो मल मूत्र होता है उसको बाहर निकालना, जैसे कि पेशाब, मल मूत्र हो गया। तो ये क्या करता है? लिक्विड वेस्ट यानी कि पदार्थ जो यूज के लिए नहीं होता है ना, उसको क्या करता है? शरीर से बाहर निकालता है। फेफड़ा का काम क्या होता है? तो जो रक्त में गैसीय उपस्थित पदार्थ है, गैसेस वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है शरीर से बाहर निकालने का काम करता है वो फेफड़ा करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया में पौधे के लिए क्या महत्व है। तो वाष्पोत्सर्जन में पौधे के लिए निम्नलिखित महत्व है। क्या है? पहला, यह पौधे के मूल रोम द्वारा खनिज लवणों को अवशोषित एवं जड़ के पत्तियों के उनके परिवहन में सहायक होता है। दूसरा, यह पौधे में तापक्रम संतुलन बनाए रखता है। तीसरा है कि वाष्पों के कारण वे पौधों के जड़ों से चोटी तक जल की निश्चित धाराएं बनी रहती है। ठीक, और चौथा है कि दिन में रंध्रों के खुले रहने के वाष्पोत्सर्जन ही जाइलम में जल की गति के मुख्य प्रेरक बल कार्य करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का मूत्र बनने की मात्रा में नियम क्या प्रकार है। देखिए, मूत्र बनने की मात्रा का नियम, मूत्र कैसे बनता है, जो पेशाब करता है वो कैसे बन जाता है। तो जल की मात्रा, पूर्ण प्ररोधन, शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा एवं कितना विलय एवं उत्सर्जन करना, यह निर्भर करता है। अगर अधिक मात्रा में जल या अन्य द्रव का सेवन किया जाए तो रक्त का दाब बढ़ जाता है।
रक्त का दाब यानी खून का जो संचालन होता है वह तेज हो जाता है और अधिक मात्रा में मूत्र बनती है। मूत्र की मात्रा भोजन में लिए गए खनिज लवण व दूसरे ठोस आहार पर भी निर्भर करता है। जैसे खाना खाते कोई रसदार चीज़ होता है तो वो भी क्या करता है, जब खाना खाने के चबाते तो वो भी पानी की तरह निकलता है, तो वो भी क्या करता है, काम करता है। उदाहरण के लिए अगर खाने में नमक की मात्रा अधिक हो तो विट की उचित मात्रा में लवण मूत्र के साथ ही बनता है। इससे रक्त में वितरण दाब सही रहता है, मूत्राशय पेशाबीय होते हैं और तंत्रिका तंत्र में हम इसी कारणवश मूत्र निकासी का नियंत्रण करते हैं, जिससे व्यक्ति को क्या करता है, मूत्र का वास होता है और जब पानी एब्जॉर्ब हो जाता है तो वो क्या संकेत करता है, तो वही मूत्र जो होता है मूत्र के माध्यम से वह बाहर विक्स के माध्यम से बाहर निकलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। लल्लू सा क्वेश्चन है, वाष्पो उत्सर्जन की परिभाषा दे। द्रव व कमरे के ताप द्रव के क्वथनांक के नीचे ताप व वाष्प बनाना धीरे धीरे वायुमंडलीय में जाने की प्रक्रिया ही वाष्पो उत्सर्जन कहलाता है। बात समझ में ना, डमरी या द्रव या कमरे के ताप पर, अगर द्रव कोई चीज़ हो गया या कमरा हो गया, रूम हो गया, उसके ताप पर क्या है, उसके ताप पर द्रव का क्वथनांक जब नीचे की तरफ घटता है वाष्प बन जाता है, वही वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, अगला है 13 नंबर कि क्या शाकाहारी एवं मांसाहारी जंतु में छोटी आंत लंबाई भिन्न होती है, यदि हाँ तो क्यों। अब देखिए थोड़ा सा इसको भी समझना है। ठीक है, क्या कहता है इसे, कह रहा है कि छोटी आंत होती है लेकिन क्यों होती है। तो देखिए छोटी आंत की लंबाई भोजन के प्रकार पर निर्भर करता है। कह रहा है कि छोटी आंत जो होती है भोजन की प्रकार पर, कि आपका भोजन किस तरह का है। शाकाहारी जंतु में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है जिससे वह सेलुलोज का पाचन सही ढंग से हो सके। इसके विपरीत मांसाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई छोटी होती है क्योंकि मांसाहारी भोजन का पाचन अपेक्षाकृत सरल होता है। अब इस बात को ध्यान से समझना है, छोटी आंत की लंबाई भोजन के प्रकार पर निर्भर करता है। आप मांसाहारी भोजन करते हैं कि शाकाहारी भोजन करते हैं। ठीक है, तो शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो अधिक होती है क्योंकि यहाँ पे शाकाहारी जो होता है जीव जंतु को खाता है, खाने के बाद उसे चबाता है, तो उसकी प्रक्रिया जो होती है लंबी होती है, वो इसकी जो लंबाई बड़ी होती है जो कि धीरे धीरे वो पचता है, जिससे सेलुलोज का पाचन सही ढंग से हो पाता है। लेकिन अगर उसको उल्टा देखें, मांसाहारी जंतु की बात करें तो छोटी आंत की लंबाई छोटी, क्योंकि देखें ना जीव जंतु जितने मांसाहारी होते हैं वह दांत से काट कर खाते हैं। तो एक चीज़ याद रखना है कि मांसाहारी जो होते हैं ना, मांसाहारी जीव, कोई भी मांसाहारी जीव वो हमेशा काट के खाते हैं। ठीक है, चबाते हैं, फाड़ते हैं, और साग भज्जी वो चबा के खाते हैं। तो कभी हड्डी वाले को चबाने के लिए नहीं देख, वह काट के खाएगा, फाड़ के खाता है। तो यही इसका मेन पाचन का कारण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का कि मनुष्य में दंत क्षय का क्या कारण है। दंत क्षरण यानी दांत का संरक्षण। तो दंत क्षरण या दंत क्षय इनामेल का और एंडेंटी से सरल मुद्रा के कारण होता है। उनके जीवाणु कोशिकाएं खाद्य कणों के साथ मिलकर दांतों को चिपक कर दंत प्लग बना देती है, दांत प्लग के ढेर ढक लेती है, इसीलिए लार अम्ल का उदासीन करने के लिए दंत सतह तक नहीं पहुंच पाती, यही दंत क्षरण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि दंत प्लाक एवं दंत स्थिति में क्या समझते हैं। तो यदि मीठी चीज़ खाने के उपरांत हम अपनी दंत की सफाई ठीक से नहीं करते, देखिए कोई भी मीठी चीज़ खाते हैं, मीठी चीज़ कहने की बात करें तो जैसे कि अगर मीठी चीज़ अगर हम मान लेते हैं ना, कोई अगर चॉकलेट, अगर मीठी चीज़ ले लेते हैं, चॉकलेट अगर खाते हैं तो क्या करता है, दांत में फंस जाता है। दांत में फंसने के दांत की सफाई ठीक से नहीं करते हैं तो यह हमारे दांत में बैठ जाती है, यानी दांत में चिपक जाती है, दांत के गहों में, और दंत प्लाक बन जाती है जिसको कीड़ा कहते हैं, खुदला बन जाता है। शक्कर पर बैक्टीरिया रासायनिक क्रिया का अम्ल बनाते हैं, यह अम्ल दांत के इनामेल में रासायनिक प्रक्रिया कर उसे नरम बना देता है, इस स्थान को धीरे धीरे छिद्र बन जाता है जिसे दंत क्षय कहते हैं। दंत क्षय का मतलब होता है दांत में गड्ढा बन जाना, खुदला बन जाना। तो आपको समझ में आया ना कि चॉकलेट नहीं खाना है, चॉकलेट खाने से दांत में वो मीठे तत्व हो जाती है, वो बैठ जाती है और वो रात भर वो स्थान बनाकर कीड़ा का रूप ले लेती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कि विषम पोषी से आप क्या समझते हैं। तो विषम पोषी वह प्रक्रिया है जिसमें अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी अन्य स्रोत पर निर्भर रहता है, जैसे सभी जंतु, हरे पौधे, इस
अब देखिए विषमपोषी सभी जीव, जितने भी जीव है ना, ये अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी पर निर्भर करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई पे जानवर को, तो जानवर तो उसके पास तो आएगा ही नहीं ना भोजन करने के लिए, तो जानवर पर निर्भर है, जानवर को खाएगा। पौधा खाना है तो पौधा तो आएगा नहीं, पौधे के पास जाना पड़ेगा, यानी कि ये दूसरे से संशोधित करता है। अब पूछा जाएगा कि विषमपोषी कितने प्रकार के होते हैं, तो विषमपोषी भी 3 प्रकार के होते हैं, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। ठीक है, ये भी याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा है कि सजीव में प्रमुख 4 लक्षण लिखिए। तो सजीव में 4 लक्षण है, कौन सा? पोषण, श्वसन, प्रजनन और वृद्धि एवं विकास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीवों में पोषण की अनिवार्य की सार्थकता साबित कीजिए। क्या है? तो जैविक प्रक्रमों के संचालन, बुद्धि, निरीक्षण आदि कार्यों को निष्पादन द्वारा आवश्यकता ऊर्जा है। ऊर्जा प्राप्त हेतु खाद्य पदार्थ की जरूरत होती है, अतः जीवों में पोषण अनिवार्य है। अगला है हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। तो हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका बहुत सारा है, निम्नलिखित है। पहला है कि यह जीवाणुनाशक की तरह कार्य कर भोजन के साथ आने वाली बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। जब हम भोजन करते हैं तो उसमें जो बैक्टीरिया आता है अम्ल के साथ, उसमें क्या करता है, अम्ल उसको मार कर ख़त्म कर देता है। भोजन इसके कारण शीघ्र से नहीं पचता है। आगे क्या कहता है 20 नंबर, आगे कहता है कोशिका के 4 कोशिकांग का नाम लिखिए। पहला कोशिका के 4 कोशिकाएं का नाम, माइक्रोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी काय और अंतर्दोषित जालिका। ये सभी 4 कोशिकाओं के कोशिकांग का नाम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। मनुष्य में कितने प्रकार की दांत पाए जाते हैं? मनुष्य में 4 तरह की दांत पाए जाते हैं, तर्कनक, इलामेंज, वेदक और कैनाइन, और उच्चरक या प्रीमोलर तथा इसे मोलर कर्नट काटने वाली दांत कहते हैं, भेदक चीरने वाली दांत कहते हैं, और अग्रोचक यानी कि चर्णक चबाने वाली दांत और एवं पीसने वाली दांत भी कहा जाता है। काटने वाली दांत, चबाने वाली दांत, पीसने वाली दांत होता है। ठीक है, तो 4 तरह की दांत होती है। अगला बात करें हम 22 की, उत्सर्जित पदार्थ में निष्कासन हेतु पौधे द्वारा उत्सर्जित विधि का नाम बताना है। पौधे में उत्सर्जन के लिए जंतु की तुलना में कोई विशिष्ट अंग का प्रयोजन नहीं है। पौधे विभिन्न तरीकों से उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन करते हैं। पत्तियां के रंग, तनों और दर्दों के कारण विशिष्ट की प्रक्रिया से CO को निष्कासित करता है और आवश्यकता से अधिक जल वाष्पोत्सर्जन द्वारा उत्सर्जित हो जाता है। कुछ उत्सर्जित पदार्थ पत्तियों एवं छालों से वंचित रहता है, यह नीचे समस्या पर निश्चित होते रहता है। चलिए आगे देखते हैं 23 क्या कर रहा है कि हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, प्रक्रमण कहाँ होता है, और यह प्रक्रम कहाँ होता है। करा कि हमारे शरीर में जो वसा का जो पाचन होता है यह कहाँ पे होता है। तो हमारे शरीर में वसा का पाचन आहार नल छिद्र में होता है। कहाँ होता है? आहार नल छिद्र। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद कर लीजिएगा। यकृत से निकलने वाले क्षारीय पित्तरस आए हुए भोजन के साथ मिलकर अपने अम्लीय एवं वाणीय कर देता है, जिसके कारण ईवर अग्नाशय के सक्रिय कार्य करते रहता है तथा तोड़ देता है। इस प्रक्रिया को इनामिल क्रिया कहते हैं। लाइपोज और इससे अवस्थित रस पाया जाता है। एम्ल्सिफाइड वसा से वसीय अम्ल तथा गिलसिरा में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, आगे क्या कहता है? आगे कहता है कि किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है। कह रहा है कि किस जीव के द्वारा कच्चे सामग्री का प्रयोग किया जाता है, कच्चे सामान का प्रयोग किया जाता है। तो कह रहा है कि किसी भी जीव में शारीरिक वृद्धि एवं उसके बाहर अतिरिक्त कच्ची सामग्री को भी आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर जीवन का कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है, अतः अधिकांश खाद्य पदार्थ कार्बन आधारित हैं। इन कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार विभिन्न जीवों में विभिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रिया में प्रयुक्त करते हैं। अगला है किण्वन क्या है। ये भी एग्जाम में आया था पिछले बार। किण्वन क्या है? इनामेल से प्राप्त किण्वन का प्रयोग किस प्रकार होता है। गन्ने के रस में सूर्य के प्रकाश रख देने से यह रासायनिक ऊर्जा एवं प्रयोग कर किण्वन हो जाता है। किसका? तो गन्ने के रस को सूर्य के प्रकाश पर रख देने से यह क्या हो जाता है? किण्वन हो जाता है, जिससे हम एल्कोहल का निर्माण होता है। व्यापारिक विधि से एथेनॉल के नीचे किण्वन द्वारा प्राप्त किया जाता है।
बस वही दिया हुआ है, उसकी उस सब का मात्रा दिया हुआ है, क्या है नहीं है से, ठीक है। ये चीनी है और ये इन्वेस्टेड है, ये ग्लूकोज है और C612 प्रोजेक्ट है, उसी का ये दिया हुआ है मेन इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है कि पचे हुए भोजन के अवशोषित करने के लिए छत्राय को कैसे अभिक्लिप्त किया गया है। पचे हुए भोजन का अवशोषण ज़्यादा हो सके, सही क्षेत्रफल अधिक हो, इससे संविधान को आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्धन होते हैं, जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। दीर्घ रोम के रुधिर कणिकाओं का बहुतायत होती है जो भोजन को अवशोषित करने के लिए शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं पर पहुंच जाती है। कोशिकाओं के भोजन का प्रयोग ऊर्जा प्राप्त के लिए किया जाता है, जिसे अनेक स्रोत का टूटे हुए स्रोत का मरम्मत से होता है। अगला है प्रकाश संश्लेषण क्या है, ये भी आप इसको नोट कर लीजिए, VVI में यहाँ से क्वेश्चन आता है। प्रकाश संश्लेषण एक तो क्वेश्चन आएगा ही, और रासायनिक समीकरण में क्या अंतर है। हरे पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश ऊर्जा प्राप्त के क्लोरीन के लिए निम्नलिखित प्रकार का डाइऑक्टर CO2 तथा जल H2 के द्वारा अपने भोजन कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन पदार्थ का संश्लेषण करना ही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फोटोस्नेथिक कहा जाता है। इसकी रासायनिक समीकरण भी होता है, क्या होता है, तो इसकी रासायनिक अभिकरण यही होता है, C6O और 12H2O बराबर सूर्य का प्रकाश बटा में क्लोरोफिल होता है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। रक्त का संरक्षण को समझाइए। रक्त का संरक्षण क्या होता है, तो लाल रक्त रंग का गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ होता है। लाल रंग का जो रक्त होता है वह बहुत गाढ़ा होता है, जो मुख्य रूप से कोशिका एवं प्लाज्मा से बनता है। इसमें खून को गाढ़ा बनाने के लिए मुख्य रूप से कोशिका एवं प्लाज्मा सहायता करता है। रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है, इसको याद रखना है कि रक्त जो कोशिकाएं होती है 3 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है, लाल कोशिकाएं एवं श्वेत रक्त कोशिकाएं एवं पिट्टूकानी कोशिकाएं होती है। प्लाज्मा में 50 से 55% होता है और 90-92 जल 6 से 8 प्लाज्मा प्रोटीन 1 से 2% और कार्बनिक लवण में पाए जाते हैं। इसमें ग्लूकोज अमीनो वसा अम्ल आदि पाए जाते हैं। रक्त पट्टिकाणु का क्या उपयोगिता है, रक्त पट्टिकाणु की क्या उपयोगिता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 29 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 पर अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 29 जो है, चलिए यहाँ से ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर रक्त पट्टिकाणु सबसे छोटे आकार की रक्त कोशिका है। इसमें विषाणु एवं थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ये अस्थीमा से मैकोसाइट और निर्माण करता है और ये रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। बात करते हैं आगे मृत जीवी पोषण क्या है। जीव मृत जंतु पोषण शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलनशील पदार्थ को रूप से अवशोषित करते हैं, यह मृत जीवी पोषण कहलाता है। मृत जीवी अपना भोजन मुख्यतः सरल एवं अवशोषण द्वारा ग्रहण करते हैं। जंतु और पौधे में मृत्यु के पश्चात उनके मृत शरीर के मृत जीवी अपघटित कर अर्थात सारा गला उनके मूल तत्वों में बदल देता है। ऐसे मूल तत्व को मिट्टी के परिस्थित हो जाते हैं और उत्पन्न गैर वातावरण में मिल जाते हैं। इन तत्वों को हरे भरे पौधे उगाए जाते हैं और पृथ्वी को निरंतर ये भी काम चलते रहता है, वो मृत जीवी कहलाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 क्या करा है उसको ध्यान से देखना है और इसको समझना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 31 कहा कि जीवन के अनुसरण के लिए आप किन प्रकर्मों की आवश्यकता मानोगे। जब आपको जीवन में अनुसरण के लिए अगर जरूरत पड़ेगा तो किसकी जो आवश्यकता मानोगे, तो इसके निम्नलिखित आवश्यकता है। पहला पोषण, श्वसन, परिवहन का एवं उत्सर्जन इत्यादि। कोई भी काम का उत्सर्जन करना है तो ये सभी जीवन के अनुसरण के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहा कि पछली मच्छर, यहाँ पे मछली होना चाहिए था, पछली लिखा हुआ है, यहाँ पे गलती हुआ। मछली, मच्छर, केचुआ और मनुष्य के श्वसन अंगों का नाम लिखे। मतलब मछली कौन सा अंग से सांस लेता है, मच्छर कौन सा अंग से सांस लेता है, इसके बारे में लिखना है। देखिए मछली में मुख्य श्वसन अंग गिल्स होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गलपराग कहते हैं। मच्छर में श्वसन अंग स्वनलीय एंटेक्रिया होता है। केचुआ तो अपने मुख्य त्वचा से सांस लेता है, जबकि मनुष्य क्या से लेता है, फेफड़ा से सांस लेता है, ठीक है, लंग, जिसको इंग्लिश में लंग कहते हैं। अगला देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त होते हैं।
प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो इसके लिए कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त होता है, प्राप्त कहाँ से होता है। चलिए, तो प्राप्त जो की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण के अच्छे सामग्री और जगहों पर प्राप्त होता है। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे वायुमंडल से प्राप्त किया जाता है। जल, भूमि से पौधे जड़ों द्वारा प्राप्त होता है। पर्ण हरित, यह पौधे के कोशिकाओं से हरित और इससे प्राप्त किया जाता है। सूर्य का प्रकाश हरे पौधे प्रोटॉन और कणों से प्राप्त है, जो क्लोरोफिल में संचित होकर अवशोषण प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहें, श्वसन अंग के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। जल में ऑक्सीजन काफ़ी घुलनशील होता है। क्या कर रहा है कि जल में जो ऑक्सीजन होता है बहुत ही काफ़ी कम घुलनशील होता है, जबकि अधिक जैव उत्पादन के लिए अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जलीय जीव मछली, जैसे कि मछली सर्वप्रथम मुख के द्वारा घुलनशील ऑक्सीजन को लेती है तथा विमन द्वारा विलोम की कोशिकाएं अवशोषित कर लेती है, जबकि स्थलीय जीव फेफड़ा के द्वारा आसानी से ऑक्सीजन ले पाता है। स्थलीय जीव की अगर बात करें तो जो पृथ्वी तल पर रहता है, भूमि पर रहता है ना, वह फेफड़ा से सांस लेता है। ठीक है, जो जल में रहता है वो क्या करता है, त्वचा से सांस लेता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 35 कहा कि पौधे में गैस का आदान प्रदान कैसे होता है। पौधे में गैस का आदान प्रदान कैसे होता है, तो पौधे में गैस का आदान प्रदान विसरण क्रियाओं द्वारा प्राप्त स्थिति रंध्रों से पुराने वृक्षों की तने, कड़ी, पत्ती, त्वचा पर स्थित वसंत एवं अंतर्राष्ट्रीय स्थान के द्वारा होता है। इस क्रिया में पौधे का आवश्यकताओं को पर्यावरण अवस्था महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहा कि पाचन रस HCl पाया जाता है। पाचन जो रस होता है उसमें क्या पाया जाता है, HCl पाया जाता है, जो कि निष्क्रिय पेनिसिलिन से क्रिया पेनिसिलिन नामक एंजाइम में बदल देता है। पेप्सिन्स भोजन के प्रोटीन कार्य कर ऊर्जा पेप्टोन में बदल देता है और HCl भोजन के साथ आने वाली बैक्टीरिया नष्ट कर देता है। इसके अतिरिक्त ग्लिसरॉल लाइपोजाइम नामक पाचन रस में होता है, जो वसा कोशिका पाचन में मदद करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से आप क्या समझते हैं, तो अभिवाही एवं अपरिवाही धमनी को सभी ग्लोमेरुलर कहते हैं। अपवाही धमनियों का व्यास कम होने के कारण ग्लोमेरुलर अंदर रक्त का दबाव अधिक बढ़ जाता है, जिसके उच्च ताप पर रक्त के छनने की प्रक्रिया होती है, जिसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या अल्ट्रेशन कहते हैं, जिसके कारण प्रतिदिन 150-180 लीटर रक्त का वीर्यक निष्कासन होता है, जिसमें 168.5 लीटर जल अवशोषित कर लिया जाता है और 1.5 से 1.6 लीटर मूत्र बनता है, जिसे पानी जो पीते हैं दिन भर में 1.5 से लेकर 1 लीटर मूत्र बनता है, जिसमें हम लोग बाहर विसर्जित कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहा कि विभिन्न प्रकार के प्राणी समपोषी क्या है, प्राणी समभोजी सजीव का उल्लेख करें। तो प्राणी समभोजी सजीव अपना भोजन ठोस या तरल जंतु के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। ऐसे प्राणी भोजन संप्रदाय अन्य प्राणी अथवा कुछ भाग में होते हैं। भोजन के स्रोत के आधार पर प्राणियों के निम्न प्रकार के होते हैं: शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, श्वेतविंजनक, अपिष्टभाजी, परभाजी, किष्टभाजी, पष्टनभाजी, मत्स्यभाजी, धन्यभाजी। तो इसमें कुछ मांसाहारी भी होते हैं, कुछ शाकाहारी भी होते हैं, जो कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो दोनों खाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो कीड़े मकोड़े खाते हैं, जिसे यहाँ पे कीटभक्षी लिखा। अब घटा जाए मत्स्य है जो मछली खाता है। ठीक है, ये सभी चीज होते हैं। पत्तियों पर प्रकाश संश्लेषणीय अंग, पत्तियों पर प्रकाश संश्लेषणीय अंग क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है कि पत्तियों पर प्रकाश संश्लेषी अंग होता है? पत्तियों के अंदर हरे वर्णक क्लोरोफिल उत्सर्जित होता है। प्रकाश संश्लेषण के प्रकरण में केवल क्लोरोफिल की उपस्थिति संभव होता है, इसलिए पत्तियों पर प्रकाश संश्लेषण अंग कहा जाता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहा कि पित्त क्या है, मनुष्य में पाचन का इसका क्या महत्व है। अब देखिए पित्त की बात करें तो पित्त जीव जंतु में भी होता है, मनुष्य में होता है। तो पित्त है क्या और मनुष्य में इसका काम क्या होता है पाचन में। तो पित्त यकृत ग्रंथ स्रावित होने वाली द्रव होता है, जो द्रव को छोटी आंत में भोजन पाचन के मदद करता है। तो देखिए पित्त का क्या काम है, तो पित्त का काम है भोजन को पचाने में मदद करना। मनुष्य के पाचन क्रिया में निम्नलिखित महत्व होता है, जैसे पित्त अमावस्या से ग्रहणी में अम्लीय कायम को नष्ट कर उसे अच्छित बना देता है, जिससे अग्नाशय रक्त और एंजाइम पर क्रिया कर सके। अगला है दूसरा कहता है कि पित्त भोजन के वसा में कड़े सूक्ष्म तौर में इन्फ्ल्यूशन मदद करता है, ताकि लाइपेन एंजाइम पर क्रिया कर वसा और ग्लैम्सन पर क्या करता है, परिवर्तन कर देता है। इस प्रकार वसा के पाचन में पित्त का महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहा उस पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी का क्या परिमाण है। जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की अगर कमी हो जाता है तो इसका क्या कारण है। हीमोग्लोबिन की बात करें तो लाल रक्त कोशिका में पाई जाती है। यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सीकरण हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। यह कोशिकाएं में ऑक्सीजन को विसरित कर देती है, जिससे कोशिकाएं श्वसन से हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। अब देखिए जिसके व्यक्ति के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होगा, रक्त की कमी होगा, खून की कमी होगा, कौन सी बीमारी हो जाएगा, एनीमिया नामक बीमारी हो जाएगा। लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है, कोशिकाओं की पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिसके कारण कोशिकाएं श्वसन बाधित हो जाती है, जिसके वजह से क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, सांस लेने में बाधा होती है, कभी कभी आदमी की वहाँ पे मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहा कि लसिका की क्या उपयोगिता है, प्रकाश डाले। मतलब लसिका क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है। तो लसिका श्वेत वेहंसनी और उत्सक रक्त प्लाज्मा एवं मात्र कोशिकाओं से विकसित होकर उत्सर्ज में रक्त कोशिकाएं के बीच रिक्त स्थान प्रविष्ट होती है, जिसे विष प्लाज्मा उत्पक एवं द्रव का प्लाज्मा कहते हैं, जिससे लसिका द्वारा कुछ ऑक्सीजन भोज्य पदार्थ में सम्मिलित हो जाती है और इसके द्वारा CO2 जल अपशिष्ट कर विभिन्न विषण प्राप्त होता है। अगला है कि पौधे में मूल रोम कोशिकाओं में जल का प्रजनन विधि का उल्लेख करें। तो मुद्रा में जल का अवशोषण जलीय पौधे में मूल रोमों के द्वारा होता है। मुद्रा से जल मुद्रत विसरण की प्रक्रिया है से मूल रोम की कोशिकाओं में प्रवेश की जाती है। चूँकि मूल रोम से कोशिकाओं में कोशिका द्रव का परागण दाब भूमि जल से अधिक होता है, अतः सांद्र प्रणाली के अनुसार भूमि में मूल रामा का कोशिकाएं की ओर जल का बहाव कर देता है। इससे क्या होता है कि पौधे में मूलधर्म कोशिकाओं का लंघन विधि बढ़ जाता है। आगे बात करते हैं 44 नंबर। गैसों की अधिकतम विनिमय के लिए कूपीय किस प्रकार का विकलन है। तो हमारे मानव शरीर में 2 फेफड़े होते हैं। कितने फेफड़े होते हैं, 2 फेफड़े होते हैं। प्रत्येक फेफड़े लाखों सूक्ष्म कपिलों कोशिकाओं होती है। वायु की अनुपस्थिति में बिल्कुल बहुत कम स्थान घेरती है, जबकि वायु के उपस्थिति में कूपिका बहुत स्थान घेरती है। इसके कारण श्वसन क्रिया में बहुत सहायता मिलती है। अगला कहा है कि पाचन किसे कहते हैं। मनुष्य में आहार नाल के विभिन्न भागों में नाम बताइए। तो आपको हम बता दें कि पाचन जो होता है ना, खाना को पचना। तो अब एक क्वेश्चन आपसे है कि खाना का पचना कहाँ से शुरू होता है। आपका एक क्वेश्चन, खाना का पचना कहाँ से शुरू होता है। ठीक है, कहाँ से है, यानी खाना का पचना कहाँ से शुरू होता है। अब क्या एक क्वेश्चन हो गया, आपको इसको जवाब देना है। ठीक है, तो वह प्रक्रिया जिसमें एंजाइम की सहायता से जटिल भोज्य पदार्थ सरल अणुओं अपघटित किया जाता है। अब करा कि किसी क्रिया में जाइलम की सहायता से जटिल भोज्य पदार्थ, जटिल की बात करें रोटी जटिल है, तो इंसान क्या करता है, व्यक्ति कोई भी जो जीव जंतु है, अगर रोटी को क्या पहले चबाता है, लिक्विड के रूप में लाता है, उसे आसान अणुओं में अपघटित किया जाता है, जिससे अवशोषित होकर वह हमारी कोशिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं और पाचन कहलाती है। मनुष्य में आहार नाल निम्नलिखित भागों में होती है।
मुख गुहा, ग्रसनली, अमावस्या, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और मलद्वार। पहले समझ आया ना, जब पाचन के होता है मुंह से शुरू हो जाता है, उसका ग्रसनली में जाता है, पाइप से होते हुए पेट की ओर होते हुए पहले जाती है छोटी आंत में, खाना पचकर जो वेस्ट बचता है ना वो छोटी आंत में, फिर वहाँ से वेस्ट बचता है वो बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत में से वहाँ पे अब कोई बचता नहीं, बस वहाँ से निकलते हुए मल मूत्र में होते हुए बाहर निकल जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, उच्च संगठीय पादप वाहन में घटक क्या है। तो उच्च संगठीय पादप में वाहन को घटक है। एक नंबर कहता है कि जाइलम, जो मुद्रा के प्राप्त जल और खनिज लवणों के वहन करता है, तथा दूसरा फ्लोएम, पत्तियों से जहाँ प्रकाश संश्लेषण उत्पन्न प्रकाशित होता है, पौधों के अन्य भाग तक वहन करता है। 47 की बात करें कि क्या होगा अगर मानव शरीर में विरसक को हटा दिया जाए। विरसक की बात करें तो किडनी के, बाजी बाप बड़ी क्वेश्चन, भयंकर क्वेश्चन पूछा है, बाप रे, तो हॉट क्वेश्चन इसको ले लीजिए। कह रहा है कि क्या होता अगर मानव शरीर में विरस को हटा दिया जाता है, यानी किडनी को हटा दिया जाए। गजब हाल कर रहा है भाई, आप लोग का किडनी खा जाएगा। मनुष्य जीवन में नहीं रह सकता क्योंकि स्पष्टी पदार्थ रक्त में जमा होना शुरू हो जाएगा तथा रक्त विषकम ही हो जाएगा। देखिए क्या करा कि अगर मानव जीवन में अगर किडनी ना होगा तो आदमी मर ही जाएगा, क्योंकि जितना जो मल मूत्र जो होता है ना भाई वो कैसे निकालेगा, तो भाई पेटे में रह जाएगा, और जब पेट में रहेगा तो सड़ गल के बीमारी हो जाएगा, आदमी मर जाएगा। इसलिए किडनी ना होने पर आदमी मर जाएगा, याद रख लीजिएगा। इसलिए कोई आदमी बिना किडनी वाला जीवित नहीं रहता है। ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि कठोर परिश्रम पर अभ्यास करते समय सांस लेने की क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्यों पड़ता है। अब कोई चीज़ के ठोस परिश्रम कर रहे हैं तो जब सांस लेते हैं ना, बार बार सांस लेने की जो क्रिया होता है ये प्रभाव पड़ता है। ये क्यों पड़ता है। ठोस परिश्रम या अभ्यास करते समय हमारे मांसपेशियों में संकुचन और फैलाव बढ़ जाता है, इसलिए सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। जिससे कि कराए, जिससे कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा हाँफने लगता है, जल्दी जल्दी सांस लेने लगता है। तो यहाँ पे जो व्यक्ति जो कड़ी मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा भारी वाला काम करता है ना, उसका पूरा दबाव जो होता है उसके शरीर पर, मांसपेशियों पर बढ़ जाता है, जिसके कारण वो सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, जिसका हाँफने लगता है। ठीक है। हमारे जैसे बहुकेलियों जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी तरह से विश्वसनीय और अपरिनियत है। क्या है, तो बड़े आकार वाले हमारे बहुलिकेश और कोशिकाओं आपस में पर्यावरण सीधे होते हैं, संपर्क में नहीं आ सकते, अतः सभी कोशिकाओं को आवश्यकता की पूर्ति नहीं करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहा कि मनुष्य में अमावस्या में जो HCl अम्ल स्रावित होता है वह कैसे कार्य करता है। तो लैगेस्ट HCl अम्लीय दाना प्राप्त करता है जो गैस्ट्रिक खमीर पेप्सिन से सक्रिय करता है, और यह सक्रिय होकर भोजन में पाए जाते हैं और विभिन्न कीटाणुओं को खत्म करता है। यह मनुष्य HCl अम्ल का कैसे कार्य करता है पता चल गया। ठीक है। अगला क्या करा है कि एक सामूहिक भोजन खाने के पश्चात 30 लोग बीमार हो गए, उन्हें दस्त यानी कि उल्टी बुखार हो गया। आप बताएं कि कौन सी बीमारी हुई है जिससे जीवाणु का योगदान है, उन्हें किस प्राथमिक उपचार को सुझाएंगे। कह रहा है कि एक व्यक्ति है और सामूहिक यानी कि भोज उज खाता है ना, उसमें गया हुआ खाना खाने जिससे 30 लोग बीमार हो गया, उससे उल्टी होने लगा, बुखार होने लगा। तो कह रहा है कि बताइए कि बीमारी का जो लक्षण है किस तरह का है, किस जीवाणु का फैला है। तो जैसा कि लक्षण स्पष्ट हो रहा है कि उन बीमारियों में व्यक्ति की भोजन विविधता कोशिकाएं हैं। यह बीमारी एक खास जीवाणु बैक्टीरियम बैटोलॉजियम की वजह से हुआ होता है। रोगी के प्राथमिक उपचार के नाम पर नमक, चीनी और पानी की घोल समय पर देंगे ताकि निर्जलीकरण नहीं हो पाए। अब उस समय व्यक्ति को क्या करना है, नमक पानी देना है। मेरा मोबाइल का बैटरी भी लो गया तो इसको चार्ज कर लेते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 52 क्वेश्चन देखते हैं। 52 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कीटों में पौधे से उत्सर्जक पहुंच जाता है, इस विधि में प्रयुक्त रचना का वर्णन कार्यविधि क्या है। कीटों में श्वास प्रक्रिया द्वारा होता है और प्रक्रिया शरीर में विभिन्न और अंतःशरीर पे भली नलिकाओं और योषवित संपर्क हो जाता है, जिससे शरीर को सकन नामक छिद्र द्वारा खुली है और कीटनाशक का शोषण और प्रभावित कर लेता है और रक्त के माध्यम से नहीं होता। इस का कारण यह है कि कीटों की रक्त और हीमोग्लोबिन का उत्सर्जन कई रंजक में ऑक्सीजन
उत्पादन भी नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहा कि वाष्पोत्सर्जन और स्थानीयकरण में क्या अंतर है। तो पौधों में वही भागो स्टोमेटा, क्यूलिफैन, इलेक्ट्रोलियस और पौधों में निष्कासित क्रिया उत्सर्जित कहलाती है। यह शरीर की क्रिया है एवं अलग अलग पदार्थ में इस क्रिया में निष्कासित जल की मात्रा में भिन्न होती है। लेकिन स्थानीयकरण में पौधे में जल, खनिज, लवण पौधे बहुत ऊंचाई तक संलग्न होती है। स्थानीयकरण में उत्सर्जन भूमिका होती है एरोफ्लोएम का चलान नलिकाओं द्वारा होता है। चलिए क्वेश्चन में आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पौधों में स्टोमेटा कहाँ पाए जाते हैं और CO2 पत्ती कोशिकाओं में कैसे पहुँचती है। ये सभी जो क्वेश्चन है VVI। देखिए पत्तियों में बाह्य त्वचा एवं स्पिड में स्टोमेटा पाई जाती है। समझ आया ना, पत्तियों की बाह्य त्वचा एवं एपिडर्मिक पृष्ठ पर स्टोमेटा पाई जाती है। स्टोमेटा दो कोशिकाओं में द्वारा घिरी होती है। पहला स्टोमाटा खुला बंद होना कोशिकाओं पर स्थिति निर्भर करता है और कोशिकाओं के जल फूल जाते हैं। क्या करते हैं? फूल जाते हैं और स्टोमेटा खुल जाती है। वायुमंडल CO विवरण द्वारा पत्ती कोशिकाओं में पहुंच जाता है और इसके विपरीत जब कोई कोशिकाओं का जल बाहर निकलता है तो वह सिकुड़ जाती है जिससे रंग बंद हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किण्विन किस प्रकार के सौने। देखिए किण्विन उसमें भी पूछा और यहाँ पे पूछा और इसमें पूछ दिया कि यह कहाँ होता है। तो किण्विन एक प्रकार का अवयवी श्वसन है जिसमें ईस्ट द्वारा पायरूट एवं एथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड परिवर्तित कर दिया जाता है। यह अभिक्रिया ईस्ट कोशिकाओं के बाहर स्रावित जाइजेम द्वारा शर्करा अपघटन फलस्वरूप स्वतंत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला है कि नासिक एवं का प्रकार हवा के साथ अंदर प्रवेश करने वाला गुलशन के साथ रेणुओं को रोकथाम करता है। कौन कौन करता है? नासिक में महीन मुक्लेंस और मेम्ब्रेन अस्तर होता है जो कीट नासिक करता है और विभिन्न रोगाणुओं और अन्य हानिकारक पदार्थ लाइसेन कमसेम फंसक कर पृष्ठ बालों को चिपक जाते हैं और ये अंदर ही प्रयुक्त नहीं कर पाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या करा है कि हृदय में कपाटों की क्या आवश्यकता होती है। हृदय में कपाटों की क्या आवश्यकता होती है। मनुष्य में मैमेलियन वर्ग के अन्य जंतु हृदय में 4 वैश्व, 2 बाएं और 2 अंतलिंतर, 2 बाएं एवं 2 अनिलय होते हैं। मतलब मनुष्य में कितने कोशिक होते हैं? 4 वैश्व होते हैं और 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, जो कि दाएं नलिका दाएं नीलम और बाएं नीलम को खोलता है। इनके खोलने के स्थान से त्रिकलिट और चलित कपाट क्रमशः लगे होते हैं जो पुनः वापस नहीं कर देते। ये उन्हें शुद्ध एवं अशुद्ध रहता है आपस में मिलने से करते हैं और शुद्ध एवं अशुद्ध आपस में मिल नहीं पाता। इसके हृदय में कपाट की आवश्यकता अनिवार्य रूप से होती रहती है। अगला है श्वसन और दहन में 2 अंतर बताइए। देखिए इधर का श्वसन और दहन है, यहाँ पे श्वसन है, दहन है, इलेक्शन है। तीनों चीज़ बता दिया। श्वसन दहन में 2 अंतर, तो दो अंतर कौन सा है देख लीजिए यहाँ पे। पहला श्वसन की अगर बात करें, लक्षण की बात, प्रक्रिया की प्रवृत्ति है, जैव रासायनिक एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया होता है, ये श्वसन है। दहन की बात करें तो भौतिक रासायनिक प्रक्रिया जो कि अचानक होता है। दहन में उपस्थिति का स्तर, इसमें क्या होता है कि श्वसन किस कोशिकाओं के स्तर पर होता है, कोशिकाओं के स्तर पर, कोशिकाओं के स्तर पर नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 59। श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में क्या अंतर है। तो ये बहुत, इसको भी आप VVI क्वेश्चन हो गया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं और इसको क्या कहता है इसको समझते हैं। ये कह रहा है कि श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण में क्या अंतर है। तो देखिए श्वसन है और ये प्रकाश संश्लेषण है। श्वसन एक विखंडन प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण एक रचनात्मक प्रक्रिया है। श्वसन में ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन की सब्सट्रेट रूप से प्रयोग करते हैं और प्रकाश संश्लेषण में CO2 एवं जल को सब्सट्रेट्स के रूप में प्रयोग करते हैं। श्वसन में CO2 H2O अंतर्पद रूप से बनता है, तो प्रकाश संश्लेषण ग्लूकोज एवं CO2 उत्पादन रूप से बदलता है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 60 कहा कि वह अवयवीय तथा अवयवी श्वसन में क्या अंतर है। जीवों के नाम लिखे, अवयवी श्वसन होता है। पहला है अवयवी अवयवी श्वसन, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य में माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है, तो इसमें क्या होता है कोशिका द्रव्य में होता है। इस क्रिया को आत्म उपाय CO2 तथा जल होते हैं, तो इसमें इस प्रक्रिया के उत्पादन लाइथम, अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड होता है।
यह प्रक्रिया सभी जीव में पाई जाती है, तो यह प्रक्रिया कुछ ही जीवधारू में पाई जाती है। कितना अच्छा रहा, मजा आया क्वेश्चन में। चलिए अगला है श्वसन एवं अश्वसन में क्या अंतर है। देखिए श्वसन में निम्नलिखित अंतर है। ये है श्वसन, जिसे सांस लेते हैं, स्वैच्छिक यानी कि सांस छोड़ते हैं। श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रम है तथा एक भौतिक प्रक्रम है। इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है, तो इसमें ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है। यह कोशिका में संपर्क होता है, तो यह फेफड़ा में होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 क्या करा है कि जाइलम तथा फ्लोएम में बताइए अंतर क्या है। ये जाइलम है और ये फ्लोएम है। जाइलम कहता है इसकी कोशिका मृत होती है, मरी हुई होती है, तो इसकी कोशिका जीवित यानी कि जीवित होती है। फ्लोएम में जाइलम में क्या होता है, यह जल में विभुत खनिज लवण स्थानांतरण करता है, तो इसमें करा कि फ्लोएम में यह पदार्थ खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण करता है फ्लोएम में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 एक देशीय तथा दृश्य अंतरण भेद करें। एक देशीय अंतरण और दृश्यते स्थानांतरण। पौधों को जड़ के ऊपरी भाग एवं जल के खनिज भाग को स्थान, पत्तियों को नीचे ऊपर लवण एवं स्वतंत्र उत्पन्न विशेष तंत्र होता है, और ये तंत्र विशेष फ्लोएम द्वारा उत्पन्न होता है, और इसे एक तंत्र और द्वितंत्र भी कहते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 64, और ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तब बताइए कि आपका कैसा वीडियो लगा, और इसमें से जो जितने भी क्वेश्चन कराए ना, सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। लगातार दौड़ते रहने से मनुष्य मांसपेशियों में दर्द हो जाता है। ये तो बात सही है। अभी आप कभी भी गौर कीजिएगा, गैस कीजिएगा, और ये सही बात है कि जब लगातार दौड़ते हैं तो मनुष्य के मांसपेशियों में दर्द हो जाता है। इसके पीछे जैविक इसमें क्या कारण हो सकता है। तो लगातार दौड़ने से मांसपेशियां लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है, जिसकी लैक्टिक अम्ल क्या करता है, हमारे शरीर में छोड़ता है। यह मांसपेशियों में जमा हो जाता है। लैक्टिक अम्ल जो होता है दौड़ने की वजह से एक आकर जमा हो जाता है, जिसके कारण मांसपेशियों में अधिक दर्द अनुभवी होता है। यह दर्दयुक्त कैंपस उत्पन्न करता है, और यह एक प्रकार का अवयवी श्वसन भी कहलाता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये मेरा 64 क्वेश्चन था इस वीडियो का, और ये चैप्टर का जितने भी क्वेश्चन कराए इसमें से आपको 5 क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है। तो हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दें, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लाइक शेयर अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक छोटा सा प्यारा सा भाई कुमार जी यानी कि राजकुमार आपके चैनल पे बहुत सारे वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो आपका एक कमेंट, एक शेयर और आपका एक सब्सक्राइबर हमें और मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए कुछ नए चीज़ लाएँ और आपके लिए बहुत कुछ करें। ठीक है। तो प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और भाई को सपोर्ट कीजिए। क्या कीजिए, भाई को सपोर्ट कीजिए। अगर जितना आप सपोर्ट कीजिएगा ना, हम आपके लिए उतने दुगने मेहनत करते रहेंगे। तो प्लीज़ टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, लव यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, गुड नाइट।